में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई कमी। महज 4 जिले में मिले 100 से ज्यादा मरीज। दूसरी लहर थमने के बाद औसत वृद्धि दर घटकर हुई 0.04%। ब्लैक फंगस के मरीजों को समय पर नहीं मिल पा रही दवा। आईजीआईएमएस और एम्स में भर्ती हैं सबसे ज्यादा मरीज। पटना में मिले 8 नए संक्रमित, 2 की मौत। पलामू में हुसैनाबाद विधायक ने किया अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण। विधायक ने कोविड वार्ड, प्रसव वार्ड, जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों को वितरित किए फल। और भागलपुर में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने फूका पीएम मोदी का पुतला। सरकार के खिलाफ निजीकरण के विरोध में किया गया प्रदर्शन। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। पटना से इस वक्त बड़ी खबर बाढ़ को लेकर के आ रही है। जिस तरीके से लगातार बाढ़ की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उस पर हम बड़ी खबर लेंगे। लेकिन इससे पहले एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे। आपको बता दें कि पटना से इस वक्त मॉनसून की चपेट में पूरा बिहार। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना समेत 16 जिलों में मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मॉनसून को लेकर पूरे बिहार भर में जिस तरीके से बाढ़ की समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं, और पटना समेत 16 जिलों में मौसम का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तेज हवा के साथ वज्रपात का भी खतरा बताया गया है। तो 2 दिनों तक सावधान रहने की जरूरत है। तो 2 दिनों तक सावधान रहने की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। गौतम, 16 जिलों में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम गौतम। बिल्कुल नियाज, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने पिछले कई दिनों से लगातार अलर्ट जारी बताया है, और आज से 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। पूरे 38 जिलों की बात करें तो लगभग सभी जिले प्रभावित होंगे, लेकिन तो सबसे ज्यादा 16 जिले हैं पटना को मिलाकर, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और आपको बता दें कि नेपाल और बिहार में लगातार भारी बारिश के कारण नदियों का जो जलस्तर है वो कई जगह डेंजर जोन के निशान को पार कर गया है। यही वजह है कि आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और लगभग बाढ़ आ गई है। गंगा नदी का जो जलस्तर है वो पटना में काफी तेजी से बढ़ा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इसके जलस्तर में 116 सेंटीमीटर तक की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। दीघा में इसका जलस्तर 1.16
मीटर बढ़ा है, जबकि गांधी घाट पे 1.05, यानी कि हर जगह यही स्थिति है। पटना का जो बॉर्डर इलाका है मोकामा हाथीदह, वहां पर 94 सेंटीमीटर, मुंगेर में 84 और भागलपुर में 77 सेंटीमीटर, और इसके साथ ही कहलगांव में 1.01 मीटर की वृद्धि हुई है। मतलब ये पिछले 48 घंटे की जो लगातार बारिश हो रही है रुक रुक कर, उसका ये असर है। और अब मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक अगर 24 घंटे या 48 घंटे यही कंडीशन रहे तो बिल्कुल बिहार में जो बाढ़ है वो कंप्लीट बाढ़ के चपेट में आ जाएगा बिहार। और जिसका डर हर साल रहता है कि ये इस साल भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और खास करके जो तिरहुत इलाके में जो तटबंध है वहां पर बरसात शुरू हो गया, जिसके कारण चंपारण के चनपटिया में बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बागमती, पुनपुन, अधवाड़ा, महानंदा, घाघरा और कोसी का जो जलस्तर है वो भी बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में महानंदा का जो जलस्तर है वो तेजी से बढ़ा है। बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया के ऊपरी भाग में पड़ते हैं, जहां पर बागमती दरभंगा में और अधवाड़ा जो नदी है वो सीतामढ़ी में, यानी कि महानंदा की वजह से किशनगंज और पूर्णिया में और घाघरा सीवान में जलस्तर बढ़ा, यानी कि पूरा जो बिहार है वो 16 जिला वो पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। और यही मौसम अगर 48 घंटे तक और रहेगा, जैसा कि मौसम विभाग ये दावा कर रही है, तो स्थितियां बिल्कुल मुसीबत भरी होगी बिहार के लिए। जी गौतम, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 16 जिलों में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है और 16 जिले जो हैं अब तक भारी बारिश की वजह से प्रभावित हुए हैं, और अगर 24 घंटे लगातार ऐसी स्थिति बनी रही तो भयावह एक तरीके से सीन देखा जा सकता है। तो इससे निपटने के लिए क्या आपदा प्रबंधन विभाग कितना तैयार नजर आ रहा है? देखिए नियाज, बारिश की संभावना पहले से थी, जिस तरीके से पूर्वानुमान बताया गया, फिर ये तमाम चीजें सरकार के नॉलेज में पहले से की। सरकार ने उनके खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर के अहम बैठक कर चुके थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ये बैठक वो लगातार करते रहे। खास करके बाढ़ की समीक्षा उन्होंने की है और जो ताजा हालात है इससे पहले कि मुख्यमंत्री और जो जिला प्रशासन है, जो जल संसाधन विभाग है, इसके अलावा जो राहत शिविर है, ये तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री ने पहले ही जो निर्देश और आदेश दिए हैं उस पर कार्रवाई और इम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं वो किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या तटबंधों की है, जिसको बचा पाने में यदि विभाग सक्षम होता है तब बहुत बड़ा इलाका इससे प्रभावित होने से बच सकता है। लेकिन जिस तरह से रिसाव हो रहे हैं तटबंधों में, अगर ये 48 घंटे या 24 घंटे और मौसम विभाग के अनुकूल जिस तरह से 24 घंटे का अलर्ट है, अगर बारिश होती है तो शायद ये खतरा उन कमजोर तटबंधों पर पड़ेगा और सरकार का जो सरकार और प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वो तमाम जो टीम है वो अलर्ट है। लेकिन जो 16 जिले हैं वहां के जिलाधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो भारी आपदा की इस घड़ी में किसी भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए तैनाती की जाए और जिला स्तर पे इसको लेकर के जो टीम है वो बनाई गई है। लेकिन एक बात और है कि जो वज्रपात की जो चेतावनी है, तो जो भी दर्शक इस वक्त वीआईपी न्यूज पर हैं, अगर बेवजह वो घरों से बाहर न निकले, खास करके किसानों से अपील कि वो खेतों में अभी न जाएं 24 घंटे तक, क्योंकि वज्रपात का खतरा उन इलाकों में ज्यादा होता है जहां पर खुले होते हैं या जहां पे खेती या किसान जहां पे रहते हैं। तो इस तरीके की चीजें अप्रिय घटना से बचने की जरूरत है और बारिश में बेवजह घरों से बाहर ना निकले, इसकी भी अपील की। बिल्कुल गौतम, बारिश में बेवजह घरों से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है और वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है। लेकिन आपने किसानों का जिक्र किया गौतम, तो किसानों को इस भारी बारिश की वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए आज बारिश की वजह से किसानों का नुकसान नहीं है, बल्कि किसानों को फायदा है। लेकिन अतिवृष्टि की वजह से किसानों को नुकसान हो सकता है। अतिवृष्टि का मतलब ये हो गया कि अगर जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज वो खराब होता है। लेकिन यही वजह है कि अगर आप उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की बात करें तो जो 16 जिले हैं वो प्रभावित होने वाले बाढ़ की चपेट में है। वहां पर किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला, किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी जो जिले हैं जो सुखाड़ की चपेट में थे
उनके लिए ये बारिश बहुत फायदेमंद होने वाली है। लेकिन उनमें भी कई ऐसे किसान हैं जो फल और सब्जियां उगाते हैं, फूलों की खेती करते हैं। ऐसे भी किसानों की संख्या बिहार में नालंदा, नवादा, जमुई में ज्यादा है। तो ऐसे किसानों के लिए भी अतिवृष्टि जो है नुकसानदेह है। हाँ, उन किसानों के लिए बहुत अच्छा है जो आने वाले समय में धान रोपनी के लिए पानी का इंतजार करते हैं और ऐसे मानसून का इंतजार करते हैं ताकि वो धान की रोपनी कर सके। उनके लिए धान रोपनी के लिए ये मौसम बहुत अनुकूल है। जी नियाज। जी गौतम, बिल्कुल धान रोपने के लिए मौसम बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन ज़्यादा अगर बारिश हो जाए और बारिश के कारण अगर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाए तो इसमें नुकसान हो सकता है किसानों का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मानसून की चपेट में पूरा बिहार आता हुआ दिख रहा है। पटना समेत 16 जिलों में मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। मध्यम से लेकर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तेज हवा के साथ वज्रपात का भी खतरा बताया गया है और 2 दिनों तक सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग का यह कहना है, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 2 दिनों तक आपको सावधान रहना है। तो मानसून की चपेट में पूरा बिहार आता हुआ दिख रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी में उठापटक लगातार जारी है। चिराग पासवान ने शनिवार रात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर पार्टी को अपना बताते हुए उस पर दावा ठोका है। चिराग के साथ पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AK वाजपेयी और बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी थे। इधर उनके बागी चाचा पशुपति कुमार पारस ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पारस ने सांसद प्रिंस राज को राष्ट्रीय महासचिव, जबकि चौधरी महबूब अली कैसर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। चिराग पासवान आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में भी करने जा रहे हैं और लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही चाचा भतीजे की लड़ाई में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज चिराग पासवान दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग करने जा रहे हैं। सुबह के 11 बजे से होने वाली इस मीटिंग पार्टी का मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का होगा, जिसकी कुर्सी चिराग पासवान बनाए रखने का दावा करेंगे। लोकसभा स्पीकर से बातचीत के बाद चिराग ने क्या कुछ कहा, सुनिए। संगठन या कोई भी राजनीतिक दल या देश एक संविधान के आधार पर चलता है। अगर आप उस संविधान को अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप उसकी पालना नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस अराजकता के माहौल में किसी भी संगठन का आगे बढ़ना संभव हो पाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन जब साल 2000 में हुआ था, पार्टी के संस्थापक मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब इसका गठन किया था, तो उसी वक्त इसके संविधान की भी रचना की गई थी कि किस किस समय पर क्या क्या कारणों पे या किन किन परिस्थितियों में पार्टी कैसे आगे चलेगी या क्या निर्णय लिए जाएंगे। तो उसी में एक प्रक्रिया का जिक्र है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वो कैसे किया जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जिसमें लगभग 75 के करीब उसमें मेंबर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। जिसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, नेशनल प्रेसिडेंट होता है, एक उसमें आपके राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, एक 6 उसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, 16 उसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी जिसे राष्ट्रीय महासचिव कहा जाता है वो होते हैं, और 16 सेक्रेटरीज होते हैं राष्ट्रीय सचिव, और एक ट्रेजरर होता है, एंड प्लस उसमें जितने भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं, 35 स्टेट्स और यूटीज़ मिला के उनके अध्यक्ष उसमें होते हैं, और प्लस जो आपके सांसद या विधायक जो चुन के आते हैं वो भी उसके मेंबर्स होते हैं। तो मोटा मोटी ये संख्या जो होती है 75 के आसपास आती है। कई बार कुछ हो सकता है राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति हो, कुछ की नहीं हो, या किसी का बीच में निधन हो गया हो तो वो सीट खाली हो, ये सारे कारण होते हैं। कई बार सांसदों की संख्या ज़्यादा हो तो बढ़ जाती है, कम हो तो कम हो जाती है। तो ये होते हैं, ये लोग अंतोगत्वा मिलकर चुनाव करते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में आज जो मुझे जानकारी मिली कि पार्टी से निलंबित जितने भी सांसद हैं उन्होंने मेरे चाचा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव के कितने मेंबर उसमें मौजूद थे, क्योंकि मेरे जितने स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी
स्टेट्स के या यूटी के प्रेसिडेंट्स हैं, हाँ उसमें 15 प्रकोष्ठों के, राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी उसमें मौजूद होते हैं। तो जितने भी मेरे स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं उसमें से 2 को छोड़कर, एक हमारे दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद नागर हैं, दूसरे हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे अध्यक्ष संजय शराफ हैं, जिन दोनों को पार्टी ने कल ही एंटी पार्टी गतिविधियों के तहत उनको निलंबित कर दिया था। वो 2 लोग ज़रूर मुझे वहाँ पे मौजूद होने की मुझे जानकारी मिली। राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के तौर पर हमारे लेबर प्रकोष्ठ के, मजदूर प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष रामजी सिंह, उनके वहाँ पे मुझे मौजूद होने की जानकारी मुझे ज़रूर मिली। और इसके अलावा एक हमारे राष्ट्रीय महासचिव राकेश चौधरी, उनके वहाँ पे होने की मुझे जानकारी मिली। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि नेशनल एग्जीक्यूटिव के कितने मेंबर हैं। तो अगर मैं इन सब की मैं संख्या को मैं गिन भी लूँ, 2 अध्यक्ष हो गए आपके, एक हमारे वो राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय महासचिव, तो 4 ये लोग हो गए। एक हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सूरज भान सिंह जी, वो वहाँ पे उनके साथ मौजूद थे, 5 ये हो गए। एंड प्लस जो 5 सांसदों की बात कही जा रही है, जिसमें से कि एक सांसद प्रिंस राज, वो वहाँ पे नहीं गए थे। किस कारण से नहीं गए थे वो मुझे नहीं पता, बट प्रिंस राज भी उसमें मौजूद नहीं थे। तो 5 में से 4 सांसद, तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ 9 लोग वहाँ पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के थे, सिर्फ 9 सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। तो उसके अलावा कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। बहरहाल दूसरी बात जो वो बार बार कहते हैं कि एक पार्टी एक पद, हमारी पार्टी का संविधान कहता है। हमारी संविधान की एक धारा में इस बात का जिक्र ज़रूर किया गया है कि जो चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर और किसी पद को वो नहीं लेगा। तो जब मेरी भी नियुक्ति जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हुई, तो मैंने भी तुरंत चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड के पद से मैंने उस वक्त मैंने रिज़ाइन किया। और उसके बाद ये सारी पावर्स अगर किसी भी कार्यकारिणी या किसी भी कमेटी के अभाव में जब वो नहीं होती है वो समिति, तो सारी पावर्स राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आ जाती हैं। तो इन्होंने अब क्योंकि अभी अपने आप को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी का, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या फिर ये दलित सेना जो लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत प्रकोष्ठ है, क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे? क्या अभी इन्होंने जो माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी से मुलाकात कर अपने आप को संसदीय दल का नेता के तौर पे इन्होंने घोषित किया, क्या ये उस पद से इस्तीफा देंगे? ये कौन से पद से इस्तीफा देंगे ये भी देखना। वहीं पलामू के सुदूर ग्रामीण इलाके में वैक्सीनेशन को लेकर काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। पतन ब्लॉक के टीका केंद्रों पर सुदूर इलाके से आने वाले ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। एक दिन में इस केंद्र में ब्लॉक के 5 गांव से आए लगभग 700 लोगों ने टीका लिया। कोई बीमारी में मुब्तला नहीं है, लेकिन कोरोना के सुई जो है हम लिए हैं और सभी को हिदायत करते हैं कि ले। हम लोगों ने जो जितने हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, राशन डीलर हैं और अन्य जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे अपील किया है कि वो लोगों को जागरूक करें। हमारे जो सेविका सहायिका और जो फील्ड ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, हम लोग सब कोई लगे हुए हैं। अभी भी हमारे ज़िले के सभी जो वरीय पदाधिकारी फील्ड में हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग का पूरा प्रयास है पलामू जिला प्रशासन का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें और वैक्सीन ज़रूर लें, क्योंकि अभी कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र दवाई है। सहयोग मिल तो लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। ये सुदूर ग्रामीण इलाके का नज़ारा है, ये पलामू की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां लोगों के अंदर जागरूकता को लेकर के लोग काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। ये पलामू की तस्वीर है जहां टीका केंद्र पर ग्रामीणों की काफ़ी भीड़ दिखी है। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ करके इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता का असर देखने को मिल रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और ख़ुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। ये तस्वीर पलामू की है, जहां आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं और वहां पे गांव के लोगों ने इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और ख़ुद को वैक्सीनेट करवाया है।
तो टीका केंद्रों पर ग्रामीणों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर जागरूकता के बाद जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़ करके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। ये टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये पलामू की तस्वीर है, जहां ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ करके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है और ख़ुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि जो भी वैक्सीनेशन को लेकर के कन्फ्यूज़न है, लोगों के अंदर जो डर है, उस डर को ख़त्म किया जा सके। वहीं अपने 4 दिनों के प्रवास के बाद सीएम हेमंत सोरेन रांची लौटे। रांची लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कोई बात नहीं की, लेकिन दिल्ली प्रवास के दौरान उपजे मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के कयासों के बीच जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इन कयासों को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल को लेकर निश्चिंत होने की बात कही और साथ ही राजनीति को क्रिकेट फुटबॉल की तरह बताया और सरकार की 11 मंत्रियों की टीम के बेहतर परफॉर्मेंस की भी बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है, परिस्थिति का आकलन भी मुख्यमंत्री ही करेंगे। कौतूहल का विषय है, हम लोगों के लिए कौतूहल का विषय नहीं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है मंत्रिमंडल की गठन की प्रक्रिया क्या है, उसमें मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार क्या है, और मुख्यमंत्री निश्चिंत है कि उनके जो ये टीम 11 का जो परफॉर्मेंस है, हम लोग देखते हैं जो भी आउटडोर गेम होता है, चूंकि राजनीति भी एक आउटडोर सिस्टम है, तो उसमें प्लेयर्स की संख्या 11 ही होती है। एक रिजर्व बेंच में रहता है। वही तो कह रहे हैं ना, आप लोगों को चिंता है कि ये 12वां कौन है। मैं टीम 11 की बात कर रहा हूँ, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, रग्बी हो, जितना भी स्पोर्ट्स है, जो आउटडोर स्पोर्ट्स है, और राजनीति भी मैं कहा उसी का हिस्सा है, तो वहाँ 11 का ही आइडियल टीम माना जाता है और 12वां खिलाड़ी जरूर रहता है, वो रिजर्व में रहता है। तो रिजर्व बेंच में बहुत सारे डिजर्विंग लोग बैठे हुए हैं, उनको भी बैठने दीजिए। ये 11 प्लेयर जिसका कैप्टनशिप हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, बहुत बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर। आप लोगों के लिए ये कौतूहल का विषय है, हम लोगों के लिए कौतूहल का विषय नहीं, क्योंकि हम लोगों को मालूम है मंत्रिमंडल की गठन की प्रक्रिया। तो अपने 4 दिनों के प्रवास के बाद सीएम हेमंत सोरेन रांची लौटे हैं और रांची लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कोई बात नहीं की, लेकिन दिल्ली प्रवास के दौरान उपजे मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के कयासों के बीच जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इन कयासों को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल को लेकर निश्चिंत होने की बात कही और साथ ही कहा कि राजनीति को क्रिकेट और फुटबॉल की तरह बताया और सरकार की 11 मंत्रियों की टीम के बेहतर परफॉर्मेंस की बात कही। और उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और परिस्थिति का आकलन भी खुद मुख्यमंत्री ही करेंगे। तो 4 दिनों के प्रवास के बाद हेमंत सोरेन रांची लौटे हैं। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के द्वारा जिला कमेटी भागलपुर सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन का पुतला फूंका गया। सारे कार्यकर्ताओं ने सरकार पर सभी क्षेत्रों को निजीकरण करने और जनता को ठगने का आरोप लगाया। तो हथियार जिन कारखानों में बनता है, उस कारखानों को कॉरपोरेट घरानों के हवाले करने का उन्होंने निर्णय लिया है। इस देश के अंदर जो आयुध कारखाना है, जिसमें हमारे देश की रक्षा के लिए हथियारों का निर्माण होता है, शस्त्र का निर्माण होता है, आयुध का निर्माण होता है, उस कारखाने को भी
वो पूंजीपतियों के हवाले निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिए हैं, जिसने हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरे में ला दिया है। उसका खिलाफ करते हुए, उसका विरोध करते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रव्यापी विरोध के तहत मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं झारखंड में भगवान की तरह पूजे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सरकार की अनदेखी का दंश झेलने को मजबूर हैं, जिस कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। इसी कड़ी में राजपूत करनी सेना के बिरसा मुंडा के वंशजों को उनका अधिकार दिलाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। राजधानी रांची में राजपूत करनी सेना के प्रदेश प्रभारी अमित सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और राज्य सरकार से बिरसा मुंडा के वंशजों को उचित सम्मान और अधिकार के